ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मौत से जुड़ी जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, नए और चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं। इसके पीछे अमेरिका का हाथ है या फिर इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद का। इसको लेकर तमाम तरह के कयासों का बाजार गर्म नजर आ रहा है। नमस्कार, मैं हूं मधुरेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं मेरे साथ रणनीति। आज हम दरअसल इसी मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं कि किस तरह के जांच की रिपोर्ट अभी सामने आई है और ये रिपोर्ट क्या कहती है। ईरान ने अब तक दरअसल अपने राष्ट्रपति के जांच को आगे बढ़ाया, तो जांच एजेंसियों ने क्या पाया। मौके, वारदात या घटना स्थल से जो तथ्य जुटाए जा रहे हैं वो कई तरह के इशारे कर रहे हैं और दुनिया भर के जो एक्सपर्ट हैं दरअसल स्ट्रेटजी से जुड़े हुए वो भी उसका अध्ययन कर रहे हैं। जो सैटेलाइट मैप्स हैं या फिर वहाँ का जो एनर्जी सेंसर्स है या फिर जो एक तरह से एरियल व्यूज हैं वो दिखाई दे रहे हैं या फिर हेलीकॉप्टर का जो मूवमेंट है उसको ट्रैक करने वाली जो एजेंसियाँ हैं, हर तरह के तथ्य इस वक्त खंगाले जा रहे हैं। और इन्हीं के बीच एक और चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है कि अंतरिक्ष से लेज़र वेपन के जरिए भी हेलीकॉप्टर को अटैक कर उसको पूरी तरह से जलाया जा सकता है। इस तरह की घटना को कोई और नहीं बल्कि अंजाम देने की ताकत दरअसल इजराइल रखता है, जो इस तरह के लेज़र वेपन का इस्तेमाल गजा में भी कर चुका है। तो सवाल एक बार फिर से इजराइल के ऊपर, उसकी खुफिया एजेंसी मोसाद के ऊपर कि क्या ये कहीं अंतरिक्ष से इस्तेमाल किए गए लेज़र वेपन का तो नतीजा नहीं, जिसके चलते इजराइल के राष्ट्रपति रईसी का हेलीकॉप्टर जलकर खाक हो गया, या फिर किसी और तरह के एनर्जी वेपन्स का इस्तेमाल किया गया है जिसके कारण रईसी के हेलीकॉप्टर को जलकर खाक होते देर नहीं लगी। क्योंकि इसी मौसम से गुजरते हुए इस हेलीकॉप्टर के अलावा दो अन्य हेलीकॉप्टर भी थे जो सुरक्षित निकले, सेफली लैंड कर गए। लेकिन इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर ही क्यों दरअसल भेंट चढ़ गया, ये बात और है कि इसे मौसम की भेंट कहा जा रहा है। लेकिन खुफिया एजेंसियां दरअसल ईरान के दुश्मन देश इजराइल और अमेरिका की भूमिका को तलाश रही हैं और इन्हीं तलाश के बीच में दरअसल इस वेपन का नाम भी सामने आया है। एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं, स्ट्रेटजी मामले से जुड़े हुए लोग जो है दरअसल वो किस तरह से इस मसले को देखते हैं, हम संजीव श्रीवास्तव को सुन लेते हैं जिनका बयान काफ़ी मायने रखता है। इस पूरी घटनाक्रम के कारणों के संदर्भ में अनेक तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं, जिसमें कि एक ये भी संभावना व्यक्त की जा रही है कि ये भी हो सकता है कि ये जो हेलीकॉप्टर है किसी लेजर वेपन के द्वारा हिट किया गया हो। ये किसी साजिश के तहत इस हेलीकॉप्टर को जानबूझ करके क्रैश कराया गया हो और इस पूरी घटना को अंजाम देने के लिए, इस साजिश को अंजाम देने के लिए लेजर वेपन्स का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, ऐसी भी आशंका व्यक्त की जा रही है। और जाहिर है कि ये जो पूरा हादसा है इसके बारे में ईरान की सुरक्षा एजेंसीज के द्वारा जांच की जा रही है और इस पूरे हादसे में किसी भी तरीके की संभावनाओं को रूल आउट नहीं किया जा सकता। तो संजीव श्रीवास्तव के इस बयान से दरअसल आप समझ सकते हैं कि जो स्ट्रेटजिक अफेयर से जुड़े हुए लोग हैं, जो अब तक जांच की रिपोर्ट को खंगालने वाले लोग हैं, वो इससे इनकार नहीं करते कि दरअसल इजराइल इस तरह के वेपन्स का इस्तेमाल कर सकता है। इजराइल की ताकत और सैन्य क्षमता है कि वो दरअसल इस तरह के हमले को सकुशल अंजाम दे सकता है। और जब तक जांच की रिपोर्ट फाइनल नहीं आ जाती, ये सवाल भी दरअसल बना हुआ है। इसके अलावा दूसरा बड़ा सवाल जो अमेरिका पर खड़ा होता है, क्योंकि अमेरिका ने तो अब खुद ही पुष्टि कर दी है कि इस घटना के बाद ईरान ने अमेरिका से मदद मांगी थी जब उसके राष्ट्रपति का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, लेकिन अमेरिका ने मदद देने से इनकार कर दिया। मैथ्यू मिलर, जो कि अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं, वो अपने बयान में कहते हैं और इसकी पुष्टि करते हैं कि ईरान ने मदद मांगी थी, लेकिन ये भी कहते हैं कि लॉजिस्टिक कारणों से, सैन्य कारणों से उन्होंने मदद नहीं दी। तो अपने आप में कहने के लिए काफ़ी है कि अमेरिका ने दरअसल मदद जानबूझकर नहीं दी। अमेरिका भी दरअसल ईरान के राष्ट्रपति रईसी के मौत का इंतज़ार कर रहा था और इसीलिए इस तरह के क्राइसिस में भी अमेरिका ने मदद नहीं की। मैथ्यू मिलर यहीं नहीं रुकते बल्कि इससे कहीं ज़्यादा आगे बढ़कर कहते हैं कि 1988 में जिस तरह से रईसी ने पॉलिटिकल प्रिजनर्स को मरवाया था, वो एक बूचर है। यानी रईसी की मौत के बाद भी अमेरिका के दिल में जो रईसी के खिलाफ या ईरान के खिलाफ बदले की आग है वो ठंडी नहीं हुई है। और ऐसे में अमेरिका की नीति और नीयत को भी दरअसल हम समझ सकते हैं। सबसे बड़ी बात कि ईरान से जुड़े हुए जो बड़ी हस्तियां हैं उनको इस तरह की मौत का सामना पहले भी करना पड़ा है। ईरान के रक्षा मंत्री भी इस तरह के हेलीकॉप्टर क्रैश में मारे गए थे और दरअसल ईरान और अमेरिका के बीच
जो जंग का या यूं कहें कि तनाव का सबसे बड़ा कारण है वो ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है। और इसी प्रोग्राम से जुड़े हुए जो सबसे बड़े वैज्ञानिक थे, दरअसल उनकी मौत के पीछे भी कम रहस्य नहीं था। फखरुद्दीन, जी हाँ, ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से जुड़े हुए सबसे बड़े नाम के तौर पर जाने जाते हैं फखरुद्दीन, और उनकी मौत के पीछे भी दरअसल रिमोट कंट्रोल वेपन्स का इस्तेमाल किया गया था। और जिस रिमोट कंट्रोल वेपन्स का इस्तेमाल किया गया था उसको लेकर भी शक की सुई किसी और पर नहीं बल्कि इजराइल पर ही उठी थी। अब बात दरअसल अजरबैजान के कनेक्शन की कर लेते हैं। अजरबैजान जिसके बॉर्डर पर रईसी उस दिन डैम का उद्घाटन करने गए थे, ये वही अजरबैजान है जो कि आज की तारीख में देखें तो इजराइल का सबसे बड़ा स्ट्रेटजिक पार्टनर है। आप देखिए तो जिस तरह से जंग के मैदान में अजरबैजान को जब हथियारों की ज़रूरत पड़ी थी तो उस वक्त इजराइल ने हथियारों की बड़ी खेप अजरबैजान को दी थी। और इतना ही नहीं बल्कि ईरान के खिलाफ अगर मोसाद जो है वो अपने नेटवर्क को फैलाता है तो उसकी ज़मीन कहीं और नहीं बल्कि अजरबैजान ही है। वही अजरबैजान जिसके बाकू में अमेरिका के सबसे बड़े एयरबेस को हम देख सकते हैं, और घटना के दिन भी इस अमेरिकी बेस से अमेरिकी फाइटर्स उड़ान भर रहे थे, यानी उनकी भी नज़र इस घटनाक्रम पर बनी हुई थी। सवाल ये भी उठ रहा है कि दरअसल ये तो बात हम विदेशी कनेक्शन का कर रहे हैं, ईरान के दरअसल खुद दुश्मन इजराइल और अमेरिका पर सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन ये भी दावा किया जा रहा है कि इस मौत के पीछे ईरान की ज़मीन का इस्तेमाल जो है वो भी हुआ होगा, इसमें कोई शक नहीं। क्योंकि ये सर्वविदित है कि ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह खुमैनी जिनकी उम्र 85 साल है, वो अपने पद को छोड़ते तो उस पद का सबसे बड़ा दावेदार कोई और नहीं बल्कि इब्राहिम रईसी थे। लेकिन इब्राहिम रईसी के साथ, या यूं कहें कि इब्राहिम रईसी के अलावा इस पद का कोई दूसरा सबसे बड़ा दावेदार था तो वो दरअसल खुमैनी का बेटा ही था। और ये भी कहा जा रहा है कि इसके पीछे उसका भी हाथ हो सकता है। मुस्तबा खमेनेई, ये वो नाम है जो कि इस वक्त सवालों में है, और कहा जा रहा है कि मुस्तबा खमेनेई कतई नहीं चाहता था कि इब्राहिम रईसी उसकी पिता की जगह लें, वो ईरान के सुप्रीम लीडर बने। और मुस्तबा का अपना एम और गोल क्लियर था कि वो अपने पिता की जगह लेगा। ऐसे में सवाल उसके ऊपर भी उठ रहा है, लेकिन ये अंदरूनी सवाल है जिसका जवाब तो ईरान को ही देना होगा। लेकिन रईसी की ताकत, या यूं कहें कि व्यक्तित्व का अंदाज़ा, जहां एक तरफ आप अमेरिका के दृष्टिकोण से देखते हैं कि रईसी एक बूचर हैं, वहीं दूसरी तरफ एक कुशल राजनीतिज्ञ और राजनयिक के तौर पर देख सकते हैं कि उनके साथ एक सिंपैथी की लहर आपको रूस के साथ ही भारत तक दिखाई देती है। भारत ने अपने झंडे को अगर एक दिन के लिए झुका लिया तो ये अपने आप में बतलाने के लिए काफ़ी है कि ईरान और भारत के संबंध कितने गहरे हैं। अमेरिका के साथ भी भारत के संबंध गहरे हैं, बावजूद इसके अमेरिकी सैंक्शन को धक्का देते हुए पिछले दिनों ही भारत ने ईरान के साथ चाबहार पोर्ट को लेकर 10 साल का डील किया था। लेकिन फिलहाल इस वक्त जो जांच चल रही है, फिलहाल इस वक्त के जो हालात ईरान में बने हुए हैं, वो दरअसल किस करवट बैठेंगे इसे देखना बेहद दिलचस्प होगा। क्योंकि इजराइल इस वक्त जंग के जिस मैदान में है वहाँ हमास की स्थिति भले ही पतली है, लेकिन ईरान का दूसरा प्रॉक्सी हिजबुल्लाह पूरी तरह से आक्रामक रुख अख्तियार कर चुका है। वहीं यमन से हूती भी जो हैं वो पूरी तरह से अपने आक्रामक रुख के साथ हैं। जान भले ही इब्राहिम रईसी की गई है, लेकिन कमान अब भी अयतुल्लाह खुमैनी के हाथों में है। और अब ये देखना है कि इस शोक के घड़ी से निकलने के बाद अयतुल्लाह खुमैनी का अगला आदेश क्या होता है और किस तरह की परिस्थिति मिडिल ईस्ट में वॉर के तौर पर दिखाई देती है। इजराइल के साथ जारी जंग किस मोड़ तक आगे बढ़ती है, क्या करवट लेती है। फिलहाल इस मुद्दे पर इतना ही। इससे जुड़ी हुई और जानकारियाँ और तथ्य और विश्लेषण आपके समक्ष हम लेकर आते रहेंगे। फिलहाल मुझे और मेरे सहयोगी सुभाष चंद्र को दीजिए इजाज़त।